तो जब कभी भी भारत के बाहर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का कॉन्सेप्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 188 सीआरपीसी कम्स इनटू द पिक्चर। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, सेक्शन 188 ऑफ द सीआरपीसी कम्स इनटू द पिक्चर। तो सेक्शन 188 सीआरपीसी क्या है वो आप लोग को पता है। इफ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस द पर्सन कमिटिंग इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, then even if the offense is committed outside India, he is subject to the jurisdiction of the courts in India। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में शेयर कर दे रहा हूँ। 188 सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट बस इतना कहता है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जिस पर्सन ने अपराध किया है अगर वो भारत का नागरिक है, अगर वो भारत का नागरिक है, इवन इफ अगर उसने भारत की टेरिटरी के बाहर जाकर के आउटसाइड इंडिया जाके ऑफेंस किया है, तो वो भारत के कोर्ट्स के दायरे के अंदर है। सीधी सी बात है। अगर मैं आपको सीधे सीधे अगर स्ट्रिक्ट फॉर्मूला बताऊं तो स्ट्रिक्ट फॉर्मूला ये होता है कि सेक्शन 4 का एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेज पर होता है जो कि भारत की टेरिटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, जो भारत की टेरिटरी के अंदर आते हैं उन्हीं के ऊपर सेक्शन 4 का एप्लीकेशन होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत की टेरिटरी के अंदर क्या आता है, दैट इज द पॉइंट, कि टेरिटरी के अंदर हम किन किन चीज़ों को ले सकते हैं, किन को हम नहीं ले सकते हैं। मैं आपको एक रिसेंट केस यहाँ पर दे रहा हूँ, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक केस आता है, मैं आपको केस का नाम बता देता हूँ, आप लोग लिख लेना, इससे क्वेश्चन एडीजे वालों के लिए श्योर आने वाला है, आ सकता है, एकदम गारंटीड है ये, क्योंकि ये सब केसेस जो हैं इन सबसे क्वेश्चंस बना बना के वो पूछ देते हैं। सो फातिमा बीवी अहमद पटेल, और ये न्यू डेवलपमेंट है। सो फातिमा बीवी अहमद पटेल वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, फातिमा बीबी अहमद पटेल वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 2008, सुप्रीम कोर्ट 2392। देखिए इस केस में कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, शॉर्ट में इसका मैं आपको फैक्ट शेयर कर देता हूँ। इस केस में किस्सा ये होता है कि एक बंदा होता है जो कि कुवैत का होता है, कुवैत, और कुवैत का ये बंदा है, ऑब्वियसली कुवैत का बंदा है, इसका मतलब ही इज ए नॉन सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड द ऑफेंस वाज कमिटेड इन द कुवैत ओनली, यानी कुवैत का मतलब कुवैत में ही अपराध हुआ है, यानी आउटसाइड इंडिया हुआ है। हुआ क्या कि इसमें जो महिला आपको दिख रही है फातिमा बीवी अहमद, जिसके साथ 498A और 506, 498A 506 ऑफ आईपीसी का अपराध हुआ था, इसके साथ, महिला के साथ। सो व्हाट हैपेंड, अब देखिए एक विदेशी नागरिक है, विदेश की धरती है, विदेशी नागरिक ने एक ऑफेंस किया है, फॉरेनर है, फॉरेनर है और फॉरेन की धरती है, फॉरेन टेरिटरी है, और उसने एक ऑफेंस किया है किसके साथ, एक इंडियन सिटीजन के साथ, उसका नाम फातिमा बीवी अहमद पटेल है। नाउ व्हाट हैपेंड कि वहां पर तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां 498 जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पर तो कुछ होने से रहा। सो सी फाइल्ड अ केस बिफोर ए मैजिस्ट्रेट, तो सीजीएम ने कॉग्निजेंस ले लिया, और कॉग्निजेंस लिया अंडर सेक्शन 498 एंड 506 सब सेक्शन 2 ऑफ द आईपीसी। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया बाय वे ऑफ एसएलपी, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इसको क्वैश कर दिया, यानी जो कॉग्निजेंस ऑर्डर था, कॉग्निजेंस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। सो कॉग्निजेंस ऑर्डर को क्वैश करने का मतलब क्या है, मतलब ये हो गया कि सीधा सीधा मैसेज ये होता है कि अगर कोई पर्सन जो भारत का नागरिक नहीं है और भारत की धरती पर भी नहीं है, विदेश की धरती है, विदेशी नागरिक है, और वहां कोई अपराध होता है, किसी इंडियन के साथ भी होता है, तो वैसे मामलों में इंडियन के ऊपर उस विदेशी नागरिक के ऊपर आईपीसी का ऑफेंस, आईपीसी जो है अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने क्या किया, आईपीसी की सेक्शंस 498A और 506 सब सेक्शन 2 आईपीसी के तहत इसने क्या किया, कॉग्निजेंस ले लिया। तो अगर आपको याद करने के लिए लिख लेना है तो लिख लो एक लाइन जल्दी से, वेयर द अक्यूज्ड वाज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया,
The offense was committed in Kuwait. The offense was committed in Kuwait. देखिए ये सब चीज़ें जो है ना पीडीएफ में मिल जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं फैक्ट बताता हूँ, आप सबको भी पता है पीडीएफ में जब आप पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पढ़ेंगे तो एक बार में क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो तीनों चीज़ें यहाँ एट ए टाइम होती हैं। पीडीएफ में हम सिर्फ आँख लगा के पढ़ सकते हैं, पढ़ के फिर अपना एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करना पड़ सकता है आपको सोचने के लिए, याद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप साथ के साथ लिखोगे अगर, तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगाना है। इसलिए मैं बार बार फोकस इसीलिए करता हूँ। अब इन लोगों को कभी कभी लगता है कि थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस होता है, ऑफ कोर्स, बट ये थोड़ा आप लोगों के लिए सहूलियत देता है। आपका जो रिवीजन का टाइमिंग होता है वो ज़्यादा नहीं लगता, कम हो जाता है। सो वेयर द अक्यूज्ड, इधर ऑडियो म्यूट कर लेना जिनका भी ऑडियो ऑन हो गया गलती से। वेयर द अक्यूज्ड वाज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, द ऑफेंस वाज कमिटेड इन कुवैत, यानी आउटसाइड इंडिया। कुवैत का मतलब हो गया आउटसाइड इंडिया। The order of cognizance, the order of cognizance taken by CJM, taken by CJM, Chief Judicial Magistrate in India on complaint, यहाँ बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज है, ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट के बेस पर, ऑन कंप्लेंट filed for offenses under section 498A and 506 subsection 2 IPC was illegal illegal and as such was quashed। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है जो आप लोग को जानना चाहिए, 2008 का मैटर है। हाँ, ये बात अलग है जो मैंने बताया वो भी अपनी जगह है, लेकिन वो अब मैटर थोड़ा पुराना हो गया है, तो अभी रिसेंट में ये डेवलपमेंट है। यानी अगर एक हिंदुस्तानी नागरिक के साथ विदेश की धरती पर कोई ऑफेंस हो भी जाता है तो इस केस के हिसाब से उसके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगा। कंडीशन ये है कि वो नागरिक भी विदेशी होना चाहिए और वो धरती भी विदेश की होनी चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग। इवन दो कि सेक्शन 4 जो, इसलिए मैं बोलता हूँ केस और सेक्शन दोनों को मिला के पढ़िए हमेशा। तो इवन दो कि सेक्शन 4 जो है क्लियर कट बोलता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज की बात करता है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस का मतलब होता है टेरिटरी के बाहर ऑफेंस होना। लेकिन टेरिटरी के बाहर हम जब ऑफेंस होने की बात करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भारत का नागरिक विदेश में जाकर के अगर ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर वो रूल, वो लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी अगर इंडियन सिटीजन अगर जाके विदेश की धरती पर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, आईपीसी विल बी एप्लीकेबल ऑन हिम। ये पॉइंट निकल के आता है इस केस के हिसाब से। इसी तरीके से और भी केस है, एक केरला हाई कोर्ट का केस है, डिसाइडेड हाई कोर्ट का है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। और इस केस का नाम है रिपब्लिक ऑफ इटली, रिपब्लिक ऑफ इटली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको केस शेयर कर देता हूँ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट आया था, वो भी मैं थोड़ा मिक्स करके शेयर कर देता हूँ। देखिए क्या कहानी बनी है वो जरा समझ रहा हूँ। देखिए केरला पुलिस की बात यहाँ पर हुई थी इस केस के अंदर, रिपब्लिक ऑफ इटली वाले केस में। इसमें केरला पुलिस के लिए कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है टू इन्वेस्टिगेट into an incident which occurred at a distance of 20.5 nautical miles from the outline of Kerala। आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से और मैंने उसका जवाब भी दिया था, और मैं अभी उसका फिर से भी जवाब दे रहा हूँ कि अगर पानी की अगर सरहद की बात करें कि हमारा सरहद पानी में कितना लगता है, एडमायरलिटी जुरिस्डिक्शन उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, एडमायरलिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोलें कि भाई कितना लगता है तो उसके लिए यहाँ पर भी दिया है। तो इस केस के हिसाब से जो केस मैं आपको भी लिख के दूंगा, 2013 का रिपोर्टेड केस है ये, 2013 का। एंड अकॉर्डिंग टू दिस केस, जहां पर केरला पुलिस को रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि आप 20.05 यानी 20, हिंदी में बोल रहा हूँ 20.5 20.5 नॉटिकल माइल्स जो केरला का आउटलाइन है उसके आगे आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो 20.5 आ गया एरिया, वहां पर आप नहीं कर सकते हैं।
ये बात इन्होंने साफ साफ कही थी। अब इसका भी मैं आपको दे देता हूं पूरा डिटेल। केस का नाम लिख लेना, रिपब्लिक ऑफ इटली, तो इसका मतलब है 12 नॉटिकल माइल्स। सो रिपब्लिक ऑफ इटली, ये सब रिसेंट डेवलपमेंट है जो इन सब सेक्शन से जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक ऑफ इटली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ऐसे ऐसे केसेस क्यों होते हैं ये भी थोड़ा समझ लेना, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं इसके बाद, ठीक है। तो ऐसे ऐसे केसेस क्यों होते हैं उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। क्यों विदेश वाले यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हम विदेश वाली इमारतों पे आ जाते हैं, कैसे होता है ऑफेंस अगर कोई विदेशी आ जाता है इंडिया में तो, या इंडियन कर देता है तो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मैं भी आपको डिटेल से शेयर कर दूंगा ताकि ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करके कहा, देखिए साइटेशन है 2003 वॉल्यूम 4 SCC, यहाँ पर छूट गया है, लिख लेना SCC 2013 4 SCC 721। पुलिस इन केरला, पुलिस इन केरला has no jurisdiction, has no jurisdiction नो jurisdiction, क्लियर कट कह दिया है, नो jurisdiction। सो नो jurisdiction to investigate into an incident, अब देखिए आप लोग खुद आइडिया लगा लेंगे, केरला पुलिस की बात हो रही है तो केरला के साथ सट के भी समुंदर का एरिया लगता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि जिस जिस स्टेट को सट करके जो समुंदर का एरिया या पानी का एरिया लगता है, या एडमायरलिटी जुरिस्डिक्शन हम लोग जो बोलते हैं टेक्निकल, वो अगर लगता है तो उन सब स्टेट वालों के लिए ये सब नॉलेज ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो पुलिस इन केरला हैज नो जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन इंसिडेंट which occurred at a distance of 20.5, यहाँ पर पॉइंट है नॉटिकल माइल्स, NAUTICAL नॉटिकल माइल्स, फ्रॉम द outline of Kerala, from the outline of Kerala, beyond its coastline। तो कोस्ट लाइन से आगे अगर चले जाएं, COST कोस्ट लाइन, बट विद इन कंटिन्यूअस जोन, CONTIGUS contiguous zone, only the Union of India, UI can investigate and try such an offense। एक बात यहाँ पर मैं और क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ अभी, कि अभी मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले जस्ट इसी केस के समय, सर ये क्या लिखा है, सर ये क्या लिखा है सर, बट विद इन कॉन्टिजियस, CONTIGUOUS contiguous, CONTIGUOUS। और सर आखिरी में सर केवल इन्वेस्टिगेट एंड ट्राई सच, जस्ट अ सेकंड, ऑफेंस, CONTIGUOUS कॉन्टिजुअस, ये हटा दो, जोन। तो मैं ये आप लोगों से कह रहा था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे केसेस कैसे आ जाते हैं, किस तरह से आप ये इसको समझेंगे। इसको समझने का बहुत अच्छा और इजी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। समुंदर बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र में बहुत सारी मतलब स्टेट कंट्री सब डूब सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, इतना बड़ा है समुद्र। यानी कि आपको पता है कि पूरे पृथ्वी पे 1/3 तो सिर्फ वाटर ही वाटर है, 70% पानी ही पानी है। तो अभी होता क्या है कि जैसे मान लो कि अभी समुद्र पर 2 जहाज चल रहे हैं, शिप चल रहा है। एक बार हुआ क्या, थोड़ा इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट से आपको इसको समझना चाहिए। एक बार हुआ यूं, 2 चीजें होती हैं।
एक फ्रांस का जो जहाज था, फ्रांस का एक जहाज था, वो ओवर स्पीड कर गया। जैसे हम लोग रोड पे गाड़ियां चलाते हैं वैसे जहाज भी ओवर स्पीड कभी कभी कर जाता है, ओवर स्पीडिंग होती है। तो पानी का जहाज था, उनका शिप था, वो ओवर स्पीड कर गया। और वहाँ कोस्ट जो होता है यानी बंदरगाह जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो बंदरगाह के आसपास बहुत सारे नाव खड़े थे, पोर्टिंग का काम हो रहा था। तो फ्रांस का जो जहाज था तुर्की के बॉर्डर पे लगा हुआ था, तुर्की के बॉर्डर पर आकर के ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट कर देता है, यानी कि बाकी के खड़े जहाज में जाके धक्का मार देता है। सिंपल, वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो जाके बाकी के जहाज़ों पर जब धक्का मार देता है तो बहुत सारा लॉस होता है, बहुत सारी क्षति होती है। कहीं पर विस्फोटक रखा होता है, कहीं सामान रखा होता है, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों की 8 7 8 लोगों की जान भी जाती है उसमें। तुरंत जो होता है तुर्की के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। किसको? फ्रांस के जो जहाज चला रहा था पानी का उसको पकड़ लेते हैं, पूरा जो मेंबर था उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर केस चलाते हैं। और केस चला करके उसको कन्विक्शन भी करते हैं और उसको पनिश भी करते हैं और जेल में डाल भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर इमेज जा रहा है। देखिए दो अलग अलग कंट्री के लोग हैं, एक तुर्की है एक फ्रांस है। तो फ्रांस का जहाज तुर्की के बॉर्डर पर आ गया, इसका मतलब तुर्की की धरती पर आ गया। तब तो ये बात समझ में आती है और ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत की धरती पर किसी और का जहाज आता है, अगर इसी को हम लोग अपने कंटेक्स्ट में ले लें फॉर एग्जाम्पल, तो भारत के बाउंड्री लाइन के आसपास, भारत की जो टेरिटोरियल सीमा है वहां पर अगर कोई विदेशी देश का जहाज आता है और भारत का अगर लॉस होता है, ऑफ कोर्स भारत के जो कितने कोर्ट्स हैं उसका क्या बनेगा, उसका जो रिस्ट्रिक्शन बनता है ट्रायल करने के लिए, केस के लिए। लेकिन अब सीन थोड़ा दूसरा लेते हैं। दूसरा सीन क्या होता है, बड़ा सा जहाज है, समुद्र है, समुद्र में क्या होता है, आपस में ही मान लो कि तुर्की का भी जहाज चल रहा था और फ्रांस का भी जहाज, दोनों का चल रहा था। और ये दोनों जहाज बीच, जैसे हम लोग गाड़ी पर जो हाईवे होती है, हाईवे पर गाड़ी कभी कभी क्या होती है, एक्सीडेंट कर जाती है। उसी तरीके से बीच समुद्र में क्या होता है, दोनों जो जहाज होते हैं कोलाइड कर जाते हैं। और उन दोनों में से क्या होता है, किसी में पैसेंजर होता है यानी पैसेंजर शिप होती है, एक में होता है कार्गो शिप जिसमें सामान लेके जाते हैं। वो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, उसमें भी लॉस होता है, जान माल की क्षति होती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। नाउ अब वहां पर सीन क्या बनेगा, वो किसी का एरिया नहीं है, किसी भी देश का एरिया नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक एरिया है। मतलब वहां पर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा एरिया है, वो तेरा एरिया है, वो तेरा एरिया है, वो तेरा एरिया। वो उस जगह की बात हो रही है, वहां पर क्या कर सकते हैं। तो वहां पर इंटरनेशनल लॉ का फॉर्मूला लगता है। इंटरनेशनल लॉ के फॉर्मूला यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हिसाब से ऐसे मामलों में क्या होता है कि जिस देश की क्षति के हिसाब से देख लेते हैं, यानी कि जिसका लॉस होता है, जिसकी गलती होती है, यानी क्रिमिनल लायबिलिटी, क्षति और क्रिमिनल लायबिलिटी दो चीजों को देखा जाता है। यानी ऐसे मामलों का भी इन्वेस्टिगेशन होगा और दोनों देश अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और दोनों देश लेके मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे और दोनों देश अपने अपने हिसाब से एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। एविडेंस प्रोड्यूस करने के बाद जिनकी गलती देखी जाएगी उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी और जिनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी उनको पनिशमेंट होगा, यानी पनिशमेंट मतलब इन वे ऑफ कॉम्पनसेशन। तो जैसे आप रोड पर एक्सीडेंट होता है वैसे पानी में एक्सीडेंट होता है, सिमिलरली वैसे आप समझ लो। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो चीजें होती है ना इसमें भी होता है, यानी कि विदेशी देशी ये सारी चीजें होती हैं। रही बात सेक्शन 4 की, सेक्शन 4 को हमेशा इसीलिए याद रखना चाहिए और याद इसलिए करना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज की बात करता है। लेकिन इसमें एक बड़ी क्रिस्टल क्लियर मैं कॉन्सेप्ट बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन 4 जो होता है, सेक्शन 4 को अगर लागू करना चाहते हैं आप तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है कि अपराध का भारत की टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। अब मैं बोलता हूं भारत की टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। तो भारत की टेरिटरी का मतलब भारत की टेरिटरी यानी जहां कहीं भी भारत का झंडा दिखता है वहां पर उसके होना चाहिए। टेरिटोरियल का मतलब कोई भी, जैसे शिप है तो शिप पर हो गया तो भारत की टेरिटरी हो गई। जितना दूर झंडा है या जिस चीज पर झंडा है वो उतना दूर भारत की टेरिटरी होता है। टेरिटरी का इंटरप्रिटेशन, भारत का एयरक्राफ्ट है तो भारत का अगर उस पर झंडा लगा है तो जितना बड़ा एयरक्राफ्ट है वो पूरा भारत का है, चाहे वो कहीं भी उड़ता रहे, नीचे जमीन पर रहे, कहीं भी कुछ भी हो, वो भारत का है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है। नाउ अगर आप मैं आपको और कुछ कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ा शेयर कर देता हूँ। देखिए इसमें से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है वो मैं एक सिनॉप्सिस के तौर पे आपको देता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। देखिए सेक्शन 4 में एक पार्ट निकलता है
एक पॉइंट हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। पहला एक होता है ऑफेंस कमिटेड बाय, ध्यान दीजिएगा, कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जब ऑफेंस जो है एक भारत का नागरिक करता है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर करता है, एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा इसी के साथ अगर मैं आपको शेयर करूं, दैट इज ऑफेंस, जो जितने आप लोगों ने सवाल पूछे हो सबका जवाब इसमें आ जाएगा। ऑफेंस, इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफेंस कमिटेड बाय ए फॉरेनर, बाय ए फॉरेनर आउटसाइड इंडिया, ध्यान दीजिएगा, बाय ए फॉरेनर आउटसाइड इंडिया। ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। अगर तीसरा लेंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट भी लेंगे सेक्शन 3 में, सॉरी सेक्शन 4 में, थर्ड कॉन्सेप्ट, तो ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस कमिटेड ऑन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये थर्ड कॉन्सेप्ट निकलता है जो कि सेक्शन 4 से निकल रहा है, जिसमें हम लोगों को दिक्कत हो रही थी या जो आप लोगों को समझना है, ये भी निकल के आता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, द फोर्थ वन, दैट इज ऑफेंस कमिटेड बाय ए फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशनल in a foreign vessel, in a foreign vessel. Now, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी देख ही देता हूं, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, मैं यहां पर प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, तरीके की बात कर रहा हूं। प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो देखिए ये 5 पॉइंट्स हैं, जिसको अगर समझ लिया तो सब कुछ खत्म है। इसमें समझने के लिए फिर कुछ बचेगा नहीं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वगैरह भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कभी भी अगर आपके दिमाग में आए तो सीआरपीसी को दिमाग में बिल्कुल फीड कर लेना। सीआरपीसी का पर्टिकुलर सेक्शन मैंने बता दिया है 188। अगर इन डिटेल जानना है तो 186 एंड 188, एग्जाम में आंसर लिखना है तो 186 188 दोनों को लगा के लिखेंगे, तब जाके आंसर कंप्लीट होगा अगर क्वेश्चन आता है तो। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, आई एम नॉट सेइंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, दोनों दो चीजें हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन तब आता है 186 188, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस सेक्शन 3-4, ठीक है, वो सब आता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं एक एक पॉइंट को आप लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर, जिनको उतारना है जल्दी से उतार लो। देखिए, ऑफेंस कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो यहां वाला ये जो मैं कॉन्सेप्ट लेके चलूं, आगे को यहां रहने देता हूं थोड़ा, यानी फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, ऑफेंस कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बस शॉर्टकट में मार दे रहा हूं मैं यहां पे, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर भारत का नागरिक विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस करता है तो सेक्शन 188, क्यों? क्योंकि यहां पर आता है, क्या मैं बोल रहा हूं, ऑफेंस कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा हूं? ऑफेंस कमिटेड, अपराध किया गया है एक भारत के नागरिक के द्वारा विदेश की धरती पर, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो जब हम बोलते हैं कि भारत का नागरिक विदेश की धरती पर जाकर ऑफेंस कमिट करता है, तब आईपीसी का एप्लीकेशन होता है, और आईपीसी का एप्लीकेशन निकलता है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस।
टेरिटरी के बाहर जाके अपराध जो होता है उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन 188 है और सेक्शन 188 का बड़ा मैंने बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि जब भी कोई भारत का नागरिक विदेश की धरती पर जाके अपराध करेगा तो इंडिया के कोर्ट को राइट होगा, पावर होगा कि वो उसके खिलाफ मामला चला सके। अब एक नया क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ सकता है, व्हाट अबाउट सिटीजन्स ऑफ इंडिया? ये सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है? एक और चीज मैं यहां पर थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसके साथ ही साथ। सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से समझना, सुनना, जिनको नोट करना है कर लेना। दुनिया की कोई भी आबादी हो, कैसी भी आबादी हो, पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, किसी भी देश की आबादी को, पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक को कहते हैं सिटीजन और दूसरे को कहते हैं एलियंस, यानी विदेशी या नॉन सिटीजन, जो कहना कह लो। तो सिटीजन कौन होता है? सिटीजन आर मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को पढ़ना था, वहीं की बात मैं आपको यहां भी शेयर कर रहा हूं। सिटीजन कौन होता है? सिटीजन्स आर मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो हम क्या हैं? हम भारत के नागरिक हैं, तो पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा है। जिस कंट्री में रहते हैं, अगर उस कोई भी बंदा किसी कंट्री में रहता है, वहां के पॉलिटिकल कम्युनिटी का अगर वो हिस्सा है तो वो वहां का नागरिक है। ठीक है, और जो कोई नागरिक होता है उसको पूरा का पूरा सिविल एज वेल एज पॉलिटिकल राइट एंजॉय करने का अधिकार होता है। सिविल प्लस पॉलिटिकल राइट कंप्लीट एंजॉय करता है, उसको बोलते हैं नागरिक, उसको बोलते हैं सिटीजन। ध्यान से समझिएगा। यानी अगर कोई कॉन्टेक्स्ट वही है, मैं उसी पर हूं, सेक्शन 4 पर, वही विदेश की धरती पर हम जाके ऑफेंस करके आते हैं, उसी बात को मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। तो भारत का नागरिक, नागरिक का मतलब है वो पर्सन जिसके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है, राइट्स। एलियन के पास नहीं होता, विदेशी के पास नहीं होता, दे डू नॉट एंजॉय ऑल ऑफ देम। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है याद होगा ऑब्वियसली। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक, यानी अनुच्छेद 5 से 10, यानी आर्टिकल्स 5 to 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली डीलिंग विद इंडियन सिटीजन। वो फर्स्ट में ही आ जाता है, तो वो अलग से कुछ बताने के लिए है नहीं। और एक्ट की बात करते हैं तो अपने पास इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, जिसका हल्ला हुआ था, आप लोगों को पता है, सीए वगैरह के साथ साथ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जहां तक मैं बोल रहा हूं किसका? सिटीजन्स का। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताई, अगर मान लीजिए कि अपराध होते समय विदेश की धरती पर अपराध हुआ, इफ हाउएवर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अगर अक्यूज्ड पर्सन भारत का नागरिक नहीं है, वन मोर टाइम, अगर अपराध विदेश की धरती पर हुआ और जिसने किया वो उस समय भारत का नागरिक नहीं है, द अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तब उस कंडीशन में प्रोविजन ऑफ दिज सेक्शंस हैज नो एप्लीकेशन व्हाटसोएवर। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो। अब यहां पर ये बात क्रिस्टल क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर करी। यानी 4 का एप्लीकेशन तब हो रहा है जब एक भारत का नागरिक कूद के जाता है अमेरिका, वहां ऑफेंस करके आता है, आईपीसी पकड़ के आएगा, बोलेगा तू मेरे यहाँ का नागरिक है भाई, तेरे को सिविल राइट्स भी दिया, पॉलिटिकल राइट्स भी दिया, तू जाके वहां तक काम करेगा, कांड करेगा, तो तेरे को पकड़ के लाएंगे, तेरे को पनिश करेंगे एज पर लॉ। ये तो बात यहां तक क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था? ऑफेंस कमिटेड बाय ए फॉरेनर। तो ये वाला पार्ट मैं बता देता हूं, ये भी सुन लेना ध्यान से। ऑफेंस कौन कर रहा है, इसको समझना, थोड़ा टेक्निकल है, पहले ही बता दे रहा हूं। ऑफेंस कमिटेड बाय अ फॉरेनर। सो फॉरेनर अपराध करता है, और कहां करता है? आउटसाइड इंडिया करता है। देखिए कि भारत का आदमी भी बाहर में जाकर के अपराध करता है और विदेशी भी अपराध करता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा ज्यादा, अगर समझ सकेंगे तो। और ये प्रैक्टिकल में होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को उतना तक सोचते नहीं है हमारा, इसीलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है। मान लीजिए कि एक भारत का लड़का यहां से गया एलएलएम करने के लिए किंग्स कॉलेज लंदन, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया एलएलएम करने के लिए, इंडिया का नागरिक।
बाजू में पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाला भी एक लड़का चला गया लंदन, वो भी सेम कॉलेज के अंदर, सेम यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलएम कर रहा है किंग्स कॉलेज के अंदर। तो ब्रिटेन को तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पैसा लेना है उसको, अपना पाउंड लेना है, यूरो लेना है, जो लेना लेगा, सबको एडमिशन देगा। तो भारत का नागरिक भी कहाँ है? लंदन में। अब पाकिस्तान का नागरिक भी कहाँ है? लंदन में। अब देखिए, अगर पाकिस्तान का नागरिक भारत के नागरिक को पीट देता है तब क्या होगा? दिस इज ए सिचुएशन। विदेश की धरती है, विदेशी आदमी है, भारत का नागरिक पिट गया, या वैसे वर्षा हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। तब क्या होगा? तब सोचिए वहां पर आईपीसी आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। या मान लीजिए लड़का लड़की है, वहां जाके दोनों शादी कर लिया, पाकिस्तान की लड़की है, हिंदुस्तान का लड़का है, जाके वहां शादी कर लिया, ब्रिटेन है, शादी कर सकते हैं। अब जैसे ही लड़की की शादी हो गई तो वो तो समझ रही है कि मैं तो अब इंडियन हो गई हूं। अब वो अगर इंडियन हो गई, ऐसा हम लोग जैसा नॉर्मली एक आम आदमी समझता है कि वो इंडियन हो गई, ये सब एडीजे में, ये सब एडीजे के प्रॉब्लम्स हैं, पहले ही बता रहा हूँ। डीजे में पूछे जाते हैं सिविल जज के अंदर ऐसा, या एडीजे में भी रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो महिला अपने आप को, जो पाकिस्तानी महिला है, वो अब अपने आप को हिंदुस्तानी ट्रीट करती है, और उसका जो हिंदुस्तानी हस्बैंड है उसके साथ 498 का ऑफेंस करता है, नाउ वेदर सी कैन क्लेम, क्या वो क्लेम कर सकती है, इंडियन कोर्ट्स में जाके केस कर सकती है 498 ए का, इंडियन एम्बेसी में जाके कंप्लेन दर्ज करा सकती है इन लंदन और जो भी इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन, जहां भी। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आम हैं, और ये सब क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सेक्शन 4(3) डील करता है, 3 और 4 आईपीसी डील करता है। ये सब इन डेप्थ नॉलेज की बात हो गई, ठीक है। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूं पहले बाकी छोटी छोटी चीजें, उसको जरा समझना, और इसका एग्जाम्पल भी देते हुए चलूंगा मैं। देखिए, मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट होता है ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि भारत का नागरिक नहीं है, हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन इन ए फॉरेन कंट्री। एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई अपराध कमिट होता है वैसे पर्सन के द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है और भारत की धरती पर नहीं होता है ऑफेंस, विदेश की धरती पर एक विदेशी आदमी अपराध करता है, एक इंडियन के साथ अपराध करता है, तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वहां पर आपका हिंदुस्तान का कोर्ट, हमारा हिंदुस्तान का कोर्ट उसका ट्रायल नहीं चला सकता है, उसका हिंदुस्तान का कोर्ट जो है नहीं चला सकता है। तो ये बात आपको पहले नोट कर लेनी चाहिए, और भी इसके आगे जो पॉइंट है वो भी मैं शेयर कर रहा हूं, पहले पूरी बात सुन लेना। एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए पर्सन, अब ये पर्सन कौन सा है? हु इज नॉट अ सिटीजन, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया in a foreign country, is not triable in ordinary criminal courts in India under IPC, अंडर आईपीसी। इसमें थोड़ा आप लोग को हिस्ट्री भी जानना चाहिए। जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, यानी कि तब उस समय की बात जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उसमें बहुत सारे हाई कोर्ट थे अलग अलग, जैसे पाकिस्तान उस समय अपना हुआ करता था, इंडिया के अंदर होता था, तो वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट हुआ करता था, पंजाब हाई कोर्ट हुआ करता था, इधर कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ करता था, इस तरीके से बहुत सारे हाई कोर्ट हुआ करते थे। तो उस समय के जो जजेस ने भी जो अपने अपने हाई कोर्ट, यानी जो पाकिस्तान में चला गया सिंध हाई कोर्ट हो गया, पंजाब चला गया वो पंजाब हाई कोर्ट, उन सबके जजमेंट से भी यही बात पता चलती है कि अगर कोई विदेशी नागरिक विदेश की धरती पर अगर भारतीय को अगर कोई तकलीफ देता है तो उस बंदे को हम ऑर्डिनरली सामान्य तौर पर आईपीसी के अंदर नहीं ला सकते। लेकिन अब बट है, अब जरा बट वाला पार्ट भी समझ लेना। बट व्हेन द ऑफेंस, but when the offense is committed by a foreigner, by a foreigner
इन इंडिया, क्या बोल रहा हूं, इन इंडिया। पहले में क्या था कि एक विदेशी विदेश की धरती पर करता है, दूसरे में कह रहा है कि नहीं भारत की धरती पर करेगा। अगर भारत की धरती पर करेगा तब तो कोई समस्या ही हम लोगों को नहीं है। ही विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल ट्रायल, फॉर क्रिमिनल ट्रायल इन इंडिया। इसमें किसी को कोई समस्या है ही नहीं। अब इसका मतलब हो गया दो चीजें। अब दो चीजें क्या है वो मैं आपको आगे दे रहा हूं डिटेल से, देख लो। इसका मतलब ये हो गया, इफ एन ऑफेंस, यदि कोई अपराध कमिट होता है, इज कमिटेड, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय, पहली बात, फॉरेनर इन इंडिया, अगर कोई अपराध किसी फॉरेनर के द्वारा किया जाता है इन इंडिया, भारत में किया जाता है, एक बात। दूसरी बात, बाई ए फॉरेनर, यहां पर अ फॉरेनर, यहां बाई ए फॉरेनर इन ए फॉरेन टेरिटरी, इन, यहां डैश लगा दो, यहां बड़ा सा डैश दे दो, इन ए फॉरेन टेरिटरी। देख रहे हैं ए और बी में फर्क आपको खुद समझ में आ रहा होगा। ए में लिखा है फॉरेनर, दोनों में फॉरेनर है, लेकिन एक में जो अपराध होता है वो इंडिया के अंदर फॉरेनर करता है, और दूसरे में जो अपराध होता है वो भी क्या होता है, फॉरेन टेरिटरी में होता है। अब यहां पर टेक्निकल पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, यही टेक्निकल पार्ट है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की धरती पर अपराध करता है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर आईपीसी आंख बंद करके एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक विदेशी व्यक्ति विदेश की धरती पर अपराध करता है और वो कंटिन्यू क्रिमिनल एक्ट करता है इन इंडिया, यानी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लगातार भारत की धरती पर होता है, भारत की नागरिक के साथ होता है, देन ही कैन बी ट्राइड बाय ए कोर्ट इन इंडिया। यहां पर शब्द क्या मैं जोड़ रहा हूं, बट ही कंटिन्यूज, कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूज द क्रिमिनल एक्ट, ये होता है फॉरेन की कैटेगरी, द क्रिमिनल एक्ट इन इंडिया, तब ही कैन बी ट्राइड, ही कैन बी ट्राइड बाय ए कोर्ट इन इंडिया। यानी दोनों ही सूरतों में हमारा इंडियन कोर्ट अप्लीकेबल हो जाएगा इन इंडिया, यानी आपको जुरिस्डिक्शन मिलता है केस करने का, उन्हें ट्रायल देखने का। ये बात आ गई। अब यहां पर समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझना है, यही बी नंबर पार्ट को समझना था आपको। अगर कोई विदेशी व्यक्ति विदेश की धरती पर किसी भारतीय के साथ अपराध करता है, और यहां लिखा बट ही कंटिन्यूज द क्रिमिनल एक्ट इन इंडिया, और उसके एक्ट से पूरा लगातार भारतवर्ष को तकलीफ हो रही है, भारत के किसी नागरिक को तकलीफ हो रही है, कंटिन्यूटी में जा रहा है, तब उसको हम पकड़ सकते हैं, इवन दो विदेश की धरती पर काम करता है। लेकिन अगर कोई अपराध वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड होली, होली पूरी तौर पर बाय ए फॉरेनर इन ए फॉरेन टेरिटरी, अगर कंप्लीटली, अगर किसी अपराध को कोई विदेशी पूरे तरीके से विदेश की धरती पर अंजाम देता है, यानी विदेश की धरती है, कंप्लीट वो विदेशी है, ही कैन नॉट बी डील्ड बाय द आईपीसी। इन दैट कंडीशन, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ध्यान दीजिएगा, on the principle of international law he be tried in India, not as IPC, not as per IPC। ये क्वेश्चन पूछता है, पहले बता दे रहा हूं। यानी विदेशी आदमी है, विदेश की धरती है, और वो अपराध करता है, कंप्लीटली वहीं पर उसका असर रहता है, तो आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडिया का अधिकार होगा, इंडिया में ट्रायल चलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिया में ट्रायल चलेगा, बट आईपीसी से नहीं चलेगा, वो इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये बात जरूर मेंशन कर लेना। बट वेयर एन ऑफेंस, अब यही चीज आपको पीडीएफ में मिलेगी, आप पढ़ते रहोगे, यहां आप समझ लो एक एक चीज। वेयर एन ऑफेंस, ध्यान से देखना, इज कमिटेड,
जहां एक ऑफेंस कमिट होता है, वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड होली, पूरे तरीके से होली, बाय ए फॉरेनर, होली बाय ए फॉरेनर, कंप्लीटली बाय ए फॉरेनर, इन ए फॉरेन, इन ए फॉरेन टेरिटरी, पूरी तरीके से विदेश की धरती है, विदेशी ने किया है। देन कॉमा लगा दो, ही का मतलब जो अपराध कर रहा है, ही कैन नॉट, कैन नॉट कह दिया, कैन नॉट, यहां पर ध्यान दीजिए, कैन नॉट, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बी ट्राइड इन इंडिया। यानी देखिए दो चीजें हैं यहां पर भी, थोड़ा और टेक्निकल थोड़ी सी बात है वो मैं शेयर कर देता हूं। अगर इंटरनेशनल लॉ का शब्द हमने यहां पर इस्तेमाल कर लिया है, तो इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटी जाती है, एक्स्ट्राडिशन आता है, अगर वहां पर वो अप्लीकेबल होगा तो भारत की धरती पर उसका ट्रायल चल सकता है। अगर ऐसा कोई एक्स्ट्राडिशन फ्रैक्ट्राडिशन नहीं है तो भारत की धरती पर कैसा भी कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा, भारत को बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इस बात को और क्लियर कर दिया। तो इसको पढ़ के ये मत समझ लेना कि सर अभी कुछ और बोल रहे थे, कुछ और अभी निकल रहा है, नो। अगर कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, ट्रिटी फ्रिटी कुछ है, तब तो हो जाएगा। भाई हमने अगर मान लीजिए नेपाल के साथ दोस्ती कर ली, या हमने नेपाल के साथ ट्रीटी कर ली, पाकिस्तान के साथ ट्रीटी कर ली, बांग्लादेश के साथ ट्रीटी कर ली, या यूके यूएसए के साथ ट्रीटी कर ली, तो ट्रीटी के हिसाब से हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ से हर साल, समझना जरा बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ हिंदुस्तान से हर साल मान लीजिए 4 लाख लोग या 40 लाख लोग जाते हैं ब्रिटेन पढ़ने के लिए, तो फ्री में तो पढ़ते नहीं है, फीस देते हैं यूनिवर्सिटी को, और रहने का फीस, खाने का फीस, तो उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है और हमारे यहाँ का पैसा उनके यहाँ जाता है, हमारे यहाँ का पैसा उनके यहाँ जाता है। तो अब दो चीजें हो सकती है, अगर हमारे नागरिक वहां जाके पढ़ाई करते हैं, उनके साथ वहां का कोई नागरिक अगर अपराध करता है, और अगर वो अपराध उनकी बुक में अगर अपराध नहीं है और हमारी बुक में अपराध लिखा गया है, सपोज मान लीजिए हमारी बुक के अंदर वो अपराध है, उनके लॉ के हिसाब से अपराध नहीं है, तो अगर कोई ऐसा ट्रिटी फ्रिटी है, कोई संधि बंदी है, तो उस कंडीशन में आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधा सा कौन। तब ये वाली बात आई, वो इंटरनेशनल लॉ की वजह से, तब वहां पर ये आएगा कि भाई उसको दंड मिलेगा, लेकिन वहां पर अपराध होगा तो ही दंड मिलेगा, वहां अपराध नहीं होगा तो नहीं होगा। सपोज जब तक इंडिया में एडल्ट्री अपराध था, ब्रिटेन में अपराध नहीं था।